हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स हब। तो मेरा नाम है राहुल शर्मा। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैश बुक। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन या क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि कैश बुक होती क्या है और किस तरह से मेंटेन की जाती है। ठीक है, और कैश बुक में हम करते क्या क्या है। ठीक है, कैश बुक है क्या। ठीक है, हम इसे यूज़ करते हैं किस लिए, अपनी रिसिप्ट्स और पेमेंट जितनी भी कैश की हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन की आपने उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो कैश बुक। ये तो घरों पे रखी होती है, भाई मैंने इतना खर्चा, कहाँ कहाँ खर्चा, कितना खर्चा और कितना बच गया। तो ये घरों में हम सब हिसाब किताब रखते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो उसे भी आप क्या बोल सकते हो, कैश बुक कह सकते हो। इसके बारे में इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। कैश बुक होती क्या है, एक ऐसी रिसिप्ट या ऐसी पेमेंट का रिकॉर्ड रखना जो हम घरों में करते हैं या किसी कंपनी में करें। ठीक है, तो जितना खर्च किया, जहाँ जहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया और कितना बच गया और कितना बाहर से आया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड करने को आप कैश बुक कहते हो। आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इट इज़ वर्क एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल इंट्री एज वेल एज लेजर अकाउंट। ठीक है, ये दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, किसकी तरह, एक तो ओरिजिनल एंट्री की तरह और दूसरा लेजर अकाउंट की तरह। ठीक है, लेजर अकाउंट तो मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। आगे है कि द एंट्री रिलेटेड टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो करना क्या होता है, सबसे पहले हम जो भी हमारा डाटा होता है उसे आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के बाद जब वो अच्छे से वहाँ मेंटेन हो जाएगा तो आप उसे फेयरली उतारोगे लेजर अकाउंट में। ठीक है, इसे डबल एंट्री भी कह सकते हो, क्योंकि पहले हमने कैश बुक में, कैश बुक मतलब जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट में पढ़ाया था जर्नल एंट्री क्या होती है। जर्नल एंट्री वो हुई जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना खाता हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री आई तो उसे ही कैश बुक कह सकते हो। ठीक है, तो मतलब कैश बुक को पहले हमने क्या किया, जो भी मैंने खरीदा या जो भी मैंने बेचा वो लिखा कहाँ मैंने, कैश बुक में। अब उस कैश बुक से मैं उसे कहाँ लेकर जाऊंगा, कहाँ लिखूंगा, लेजर अकाउंट में लिखूंगा। डबल एंट्री मेथड यूज़ किया। ठीक है, मोर ओवर कैश and cash, a book is a substitute for the cash account in the ledger. A company that properly maintain a book does not need to open a cash account in the ledger. ये बात थोड़ी काम की है। क्या है, मैंने क्या कहा कि अगर कोई इंसान अच्छे से कैश बुक को मेंटेन करे, कैश बुक मतलब वही अपना खाता अच्छे से मेंटेन कर रहा है, तो उसे कैश अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। समझिए बात क्लियर हुई। मतलब अगर आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो किसको, कैश बुक को, तो कैश अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप कैश बुक से ही डाटा को डायरेक्टली कहाँ लिख लोगे, लेजर अकाउंट में। कहाँ लिख लोगे, लेजर में लिख दोगे। ठीक है, अगर आप कैश बुक अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हो तो तब आपको खोलना पड़ेगा कैश अकाउंट और फिर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा लेजर अकाउंट में। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो क्या होता है दोस्तों टाइप ऑफ कैश बुक हमारे पास चार तरह की कैश बुक्स हैं। सबसे पहली आती है सिंगल कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम, नाम से पता चल गया होगा, मतलब ऐसी बुक जिसमें एक ही कॉलम हो, या तो क्रेडिट होगा या तो डेबिट होगा। मीन कि अगर मैं बेच रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ बेचने वाला सामान, सेलिंग लिखूंगा। अगर मैं खरीद रहा हूँ तो परचेजिंग लिखूंगा। इस तरह की चीज़ों को मैं क्या कहूँगा, सिंगल कैश कॉलम बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, मतलब जिसमें एक ही कॉलम हो, या लेना या देना, दोनों में से एक को लिखा जाए। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप पे। तो हमारी नेक्स्ट टाइप आपके सामने है डबल आर टू कॉलम कैश बुक। अब यहाँ दो आ गई, एक वो जिस पे आप ले रहे हो, दूसरी पे दे रहे हो, दोनों, मतलब कि सेल और परचेज, जिसमें दोनों लिखो। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ लिया, जैसे टीवी ली, तो वो मैंने ली तो परचेजिंग में लिखूंगा। ठीक है, बाद में मैंने वही बेच दी तो मैं किस में लिखूंगा, सेल में लिखूंगा। ठीक है, तो दोनों में काम आएगा, एक तो परचेज में लिखा, दूसरा किस में लिख लिया, सेल में लिख लिया। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं ट्रिपल। ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और थ्री कॉलम कैश बुक।
थ्री मीन कि 3 कॉलम होंगे, मतलब मेरे पास एसेट्स आ गया कितना, 100 रुपया मेरे पास एसेट है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एसेट मेरे पास कितना, मतलब मेरे पास एसेट है कैश की फॉर्म में। मेरे पास एसेट है कैश की फॉर्म में, और कैश कितना रुपया है, 100 रुपया। उसमें से मैंने परचेज आ गया, मैंने 80 रुपये की चीज़ खरीद ली। ठीक है, मैंने कितने की चीज़ खरीदी, 80 रुपये की चीज़ खरीदी। ठीक है, दूसरा कॉलम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉलम आ जाएगा लाइबिलिटीज़। वो मेरे पास बात करता हूँ 80 रुपये थे, लाइबिलिटीज़ मैंने किसी को कोई पैसा देना नहीं, तो कितना होगा, 0 होगा। फिर तीसरा कॉलम आपके पास आ जाएगा कि आपकी कैपिटल लगा लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल क्या आ जाएगा, मीन कि मेरे पास कैपिटल तो बनी ना, क्या बनी, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल बनी, मेरे पास 80 रुपये की मैंने चीज़ खरीदी। ठीक है, 80 रुपये की चीज़ खरीदी। अब कैपिटल मेरे पास होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी मेरे पास, वो तो 100 ही है। ठीक है, यहाँ से 20 रुपये बच गए। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, ये मैं दूसरी जगह चला गया हूँ। ठीक है, मैं सिंपल वे से समझाता हूँ। मतलब कि आपने एक सामान खरीदा, ठीक है, तो वो तो एक में लिखेंगे। ठीक है, सामान खरीदा, वो मतलब सी कॉलम में आ गया। ठीक है, अब मैं उसे बेच रहा हूँ तो बी कॉलम में आ गया। ठीक है, तो अब तीसरा जो मेरे पास पैसा बच गया वो मैं तीसरे कॉलम में लिख लूँगा। मतलब मेरे पास मतलब क्या हुआ, मैं दुकानदार हूँ। ठीक है, तो दुकानदार हूँ तो मैंने क्या किया, एक पैटर्न बना देना है। भाई मैंने इतने की चीज़ पीछे से लाई थी। ठीक है, और मैंने इतने की बेची। ठीक है, अब उसमें मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, और तीसरे कॉलम पे लिख लिया। मतलब मैंने 80 रुपये की चीज़ लाई, ठीक है, 100 रुपये की बेच दी, अब प्रॉफिट कितना कमाया, 20 रुपये कमाया। ये 3 कॉलम वाला मेथड आ गया। कोई डाउट? अब चलते हैं, पेटी कैश बुक क्या होता है। पेटी कैश बुक हमारा ऐसा कैश बुक है जो हम रिकॉर्ड करते हैं डाटा या एक्सपेंडिचर को पर डे के हिसाब से। मतलब कि पर डे में आपने कितना कितना खर्च किया उसके हिसाब से करोगे तो उसे आप पेटी कोड कहेंगे। ठीक है, पेटी कैश बुक कहेंगे। अब आती है नेक्स्ट टॉपिक आपका फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट जानने से पहले मैं कहता हूँ कि आपको ऑडिट पता होना चाहिए कि ऑडिट होता क्या है। ठीक है, जब तक आपको ऑडिट का पता नहीं चलेगा तो फाइनेंशियल ऑडिट आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ पहले ऑडिट क्या होता है। देखो, ऑडिट जो है ये कोई भी कर्मचारी, मतलब कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर मतलब ये कर सकता है, या वो किसी के द्वारा करवा सकते हैं ऑडिट को। या तो वो खुद कर सकते हैं या फिर वो किसी के द्वारा करवा सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। दूसरा, ऑडिट करवाया क्यों जाता है। ऑडिट करवाने का मेन मकसद होता है अकाउंट की वेरिफिकेशन। ठीक है, याद रखें, अकाउंट की वेरिफिकेशन करवाई जाती है। ठीक है, उसे ऑडिट कहते हैं। मीन कि अकाउंट के अंदर कोई गलती वगैरह ना हो, करवानी ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जाके कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसलिए ऑडिट किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट भी तो बैठाती है फाइनेंशियल ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसका मेन एम क्या है, चेक करना, अकाउंट की वेरिफिकेशन करना, उसे ऑडिट कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट क्या हो गया, मतलब कि आपने जितना भी फाइनेंशियल खर्च है या फाइनेंशियली इंडिया का जितना भी कोई चीज़ है, मतलब जो भी उसका एसेट्स हैं उनको चेक करना, उसे फाइनेंशियल ऑडिट कहेंगे। ठीक है, तो या फिर कंपनी की बात करें तो कंपनी अपने ऑडिट भी चेक करवाती है। ठीक है, उसके लिए आगे आदमी रखे होते हैं मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो अब एक और बात इसके बारे में बताता हूँ। ऑडिट करने, अगर बात करूं ऑडिट करते क्यों, ऑडिट हमें दो चीज़ों से बचाता है। पहली बात है, ऑडिट हमें बचाता है किससे, एक तो चीटिंग से बचाता है। ऑडिट हमें एक तो चीटिंग से बचाता है। ठीक है, और दूसरा कैलकुलेस, मीन मैथमेटिकली कोई गलती ना हो, ठीक है, गलत कैलकुलेस ना लगाया हो, उससे बचाता है। ये दो मेन पॉइंट आ गए इसके। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। और एक और, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं, ठीक है, कभी मतलब वो ऐसा काम नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे कि वो ऑडिट ना करवाएं। उन्हें ऑडिट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए वो बार बार ऑडिट करवाते हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके ऑडिट होता है ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि बाद में सारा हिसाब किताब देना पड़ता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, हाँ, फाइनेंशियल ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये है क्या, एक इंडिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड ना करे, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या, साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे हमारे इंडिया देता है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑफिसर देगा। एंड
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ये कह सकते हैं द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल ऑडिट इज़ टू गिव रेगुलेटर, ठीक है, ये मैन इसका पॉइंट आ गया भाई, यहाँ से डेफिनेशन इसकी शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है क्या ये फाइनेंशियल ऑडिट जो है एक ये रेगुलेटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, डायरेक्टर और मैनेजर, इनके लिए किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट। अभी मैं इसका पूरा मतलब आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखो है क्या, मैंने कंपनी खोली, ठीक है, तो मैं कंपनी में किसको रखूंगा, रेगुलेटर, इन्वेस्टर होंगे मेरे पास, डायरेक्टर होंगे और मैनेजर होगा, ठीक है। तो सबको एश्योर करवाना मेरा काम होगा कि मैंने जो खाता मेंटेन किया है, ठीक है, जैसे हमारे चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, खाते को मैनेज करते हैं, तो उनको एश्योर करवाना होता है। वो एश्योर करवाएंगे किसको, अपने मैनेजर को, डायरेक्टर को, इन्वेस्टर को, जो दूसरी कंपनी वाले या कोई और आदमी इन्वेस्ट कर रहा है उनको, सबको क्या करेंगे, एश्योर करवाएंगे कि जो खाता मैंने बनाया है, जो फाइनेंशियल मतलब खाता मैंने बनाया है, ठीक है, वो सारी की सारी जो रिपोर्ट है मेरी फाइनेंशियल, वो एक्यूरेट है, उसमें कोई गलती नहीं है, एश्योर करेंगे, ठीक है। मीन कि ये देते क्या है, ये उनको एक रीजनेबल, क्या देते हैं, एक रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि आपके खाते में कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब बात आएगी मुद्दे की, ठीक है, मीन कि रीजनेबल एश्योरेंस उन्होंने दिया, ठीक है। एक चार्टेड अकाउंटेंट था या फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो मतलब गवर्नमेंट को कहेगा भाई जो मैंने खाता मेंटेन करवाया है, फाइनेंशियल ऑफिसर जो हमारी कंट्री का आया, वो गवर्नमेंट को कहेगा, मोदी सरकार को कहेगा कि जो भी फाइनेंशियली रिपोर्ट मैंने बनवाई है वो सारी की सारी क्या एक्यूरेट है। उसने एक रीजनेबल एश्योरेंस दे दिया, ठीक है, मगर वो गारंटी नहीं देता। समझी बात मेरी, रीजनेबल एश्योरेंस दे देगा कि भाई खाता आपका सही है, गलती नहीं है, मगर वो क्या कहेगा कि उसमें गारंटी में नहीं देता। अब क्या है रीजनेबल एश्योरेंस, इसको सही से पढ़ते हैं। देखो, फाइनेंशियल ऑडिट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, मैंने जस्ट अभी कहा कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बट नॉट एब्सोल्यूट गारंटी, कभी भी एब्सोल्यूट गारंटी नहीं देते, ठीक है। क्यों, थ्रू आउट अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर। देखो अभी आपको पता है कि एक मतलब कि फाइनेंशियल ऑडिट या फाइनेंशियल रिपोर्ट एक डायरेक्ट नहीं बनती, उससे पहले कोई छोटा कर्मचारी बनाएगा, ठीक है, उसके बाद उसके बड़े के पास जाएगी, उसके बाद उससे बड़े के पास जाएगी, बनाने के बाद में उसे चेक भी तो कर रहे हैं ना, वो चेक करेंगे, और जब पहली रिपोर्ट बन गई बाकी बनाते नहीं है, बाकी सिर्फ चेक करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जर्वर जो आते हैं वो उसे चेक करते हैं। देखो प्रोसीजर क्या रहता है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर, अलग अलग प्रोसीजर चलते हैं हमारे पास, जैसे कि पहले उसके ऊपर इंटरव्यूज़ होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगी, उसे ऑब्जर्व किया जाएगा, उस पर टेस्ट होंगे, टेस्ट वर्क किए जाएंगे, फिर फाइनेंशियल ऑडिटर के पास आएगा। देखो कितने रास्तों में से, और उनके बीच में कितने कितने बंदे होंगे जो बार बार इस चीज़ को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर फिर भी कोई मिस्टेक रह गई तो ये जो फाइनेंशियल ऑडिटर बैठा है ना, ये फाइनेंशियल ऑडिटर क्या करेगा, इसे वापस पीछे भेज देगा उस बंदे के पास जहाँ से ये आई थी, वो इसको एक्यूरेट करेगा, जो गलती है वो उसे मार्क करके उसे देगा, भाई ये गलती है इसे ठीक करो, ठीक है। ये बंदा वापस लास्ट प्रोसीजर के पास चली जाएगी, वहाँ से फिर ये इसी प्रोसीजर के साथ चलते चलते इसके पास आएगी, फिर गलती हुई, फिर लगातार ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो आप मुझे बताएं कि लगातार बार बार ये काम करने के बाद क्या उसके अंदर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, क्या होगी, ठीक है। अगर वो एक्यूरेट है, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट है, तो फिर भी ये गारंटी नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन दैट मे लेड टू द मिस्टेक, ये इसका मेन रीज़न है, ठीक है। मीन की मिसकम्युनिकेशन की वजह से बीच में कहीं ना कहीं जाके मिस्टेक आ सकती है, इस वजह से वो गारंटी नहीं देते। आई होप ये तो आपको बोलने वाला नहीं है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी रखने के लिए वीडियो के अंत तक देखें, ठीक है। अब आपका पहला टॉपिक जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया था वो लाता हूँ आपके लिए, जिसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हो। क्या बोलते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप इस इक्वेशन को याद रखें, ठीक है। और इसकी एक चीज़ याद रखें, क्या याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड, मैथ में पढ़ते हो ना कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होती है, हमेशा राइट हैंड साइड के, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस में आपको निकालने के लिए मिलता था कि लेफ्ट को राइट के बराबर प्रूव करो, यहाँ भी वही करना है कि जितना भी लेफ्ट होगा वो राइट के बराबर, मीन की इक्वेशन बैलेंस होगी आपकी, लेफ्ट राइट बराबर होंगी, जो भी करो वो आपकी इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए यहाँ पर, मतलब इक्वेशन होगी ही बैलेंस आपकी, ठीक है। और ऐसी इक्वेशन को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस स्टेक होल्डर, इसे कैपिटल भी लिख सकते हो, कई जगहों पे नोट्स वगैरह में इसको कैपिटल दिया होता है, ठीक है।
अलग अलग नाम से देते हैं, इसको कैपिटल भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको एग्जांपल से ही समझाऊंगा ज़्यादा डीपली जाके। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, और ये देखने के लिए, जानने के लिए वीडियो के एंड तक आप बने रहें। एक काम करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो पे बना लेता हूँ।